हेलो एवरीवन, आज डेट है 25 जनवरी 2022 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपोर्टेंट न्यूज को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस एकेडमी का लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस एकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहाँ पर हर एग्जाम मीन्स यूपीएससी, स्टेट पीएससी एंड अदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक ज्योग्राफिकल मैप क्वेश्चन के साथ में। और आज आपका क्वेश्चन ये है कि वैगई रिवर को जाकर के सबसे पहले आपको मैप में व्यू करना है, फिर इससे रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को एंड इन्फॉर्मेशन को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था केवलादेव नेशनल पार्क से रिलेटेड। तो केवलादेव नेशनल पार्क को अगर हम मैप में व्यू करें तो हमारे इंडिया का जो सबसे लार्जेस्ट स्टेट है बाय एरिया, उस राजस्थान स्टेट के ईस्टर्न पार्ट पर केवलादेव नेशनल पार्क सिचुएटेड है। यहाँ पर जो भरतपुर डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान का, वहाँ पर केवलादेव नेशनल पार्क सिचुएटेड है। केवलादेव नेशनल पार्क में बहुत सारी सीजनल एंड आर्टिफिशियल लेगून सिचुएटेड है, इसलिए यहाँ पर बहुत सारे जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं वो अट्रैक्ट होते हैं। केवलादेव नेशनल पार्क को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट एंड रामसर साइट के रूप में भी डिक्लेयर कर रखा है। सबसे इंपॉर्टेंट माइग्रेटरी स्पीसीज की अगर हम बात करें तो यहाँ पर साइबेरियन क्रेन जो है वो काफ़ी ज़्यादा संख्या में आते हैं। द हिंदू का अगर हम डिस्कशन करें तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है फ्रंट पेज पर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में रिलेशन को लेकर के। पाकिस्तान में एक पाकिस्तान हिंदू काउंसिल है, उन्होंने वहाँ की गवर्नमेंट को एक प्ली भेजा कि हमें इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो भी रिलेशन है उनको हर पॉइंट के ऊपर बेहतरीन करना चाहिए। हालांकि प्रेजेंट टाइम में अगर हम देखें तो ट्रेड, ट्रेवल या आप किसी भी पॉइंट के ऊपर देख लीजिए कि बिल्कुल क्लियरिफिकेशन दोनों कंट्रीज के बीच में अभी नहीं है। लेकिन पाकिस्तान हिंदू काउंसिल ने वहाँ की गवर्नमेंट को बोला कि हिंदू, मुस्लिम और सिख पिलग्रिम जो है उनको बाई एयर ट्रेवल करवाई जाए इंडिया में, ताकि इंडिया और पाकिस्तान के जो रिलेशन है वो बेहतरीन हो सके। अब पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है उन्होंने हमारी इंडिया की जो अथॉरिटीज़ है उनको ये प्ली भेजी है, फॉरवर्ड की है कि आप इनके ऊपर अपना संज्ञान लीजिए। अभी देखो इंडिया की तरफ से कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं आया है कि ऐसा ये जो एयर रूट हम फॉलो करेंगे या नहीं करेंगे। हालांकि इससे हमारे दोनों कंट्रीज़ के जो रिलेशन है वो काफ़ी बेहतरीन हो सकते हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं वो काफ़ी सॉल्व हो सकती हैं, क्योंकि जो पर्सन टू पर्सन कनेक्टिविटी जब होती है तो उसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सकता है। IR जब भी किसी कंट्री के साथ मेंटेन करने की बात आती है तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये रखा जाता है कि पर्सन टू पर्सन कनेक्टिविटी भी वहाँ पर होनी चाहिए। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखो पाकिस्तान हिंदू काउंसिल ने उन्होंने अपनी तरफ से बोला है कि लास्ट ईयर 2021 में हमारे यहाँ पर UK से, USA से या फिर अदर एरिया से, स्पेन से, अदर ऐसी कंट्रीज़ जहाँ पर पिछले कुछ सप्ताह में हिंदू पिलग्रिम्स जो हैं वो हमारे पाकिस्तान की विजिट पर आए हैं और उनको हमने टेरी में जो पख्तूनवाला डिस्ट्रिक्ट है, खैबर पख्तूनवाला डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पर परमहंस महाराज मंदिर, इसके अलावा हिंगलाज जो माता मंदिर है, उन सभी जगह पर हमने उनको विजिट करवाया है। इसी तरीके से आप यह कर सकते हो कि पाकिस्तान से लोग यहाँ पर आए, हिंदू, मुस्लिम और सिख पिलग्रिम्स के, और वो अपनी अपनी पिलग्रिम साइट पर यहाँ पर से जा सके। इसको लेकर के उन्होंने ये भी बोला है कि पेशावर टू लाहौर, मतलब क्या किया जाएगा कि ऐसी कुछ जगह जो हैं वो डिसाइड की जाएगी और वहाँ से ही जो एयर रूट है वो ट्रैवल होंगे। अगर हम प्रेजेंट टाइम में देखें तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो कनेक्टिविटी है वो फुट के थ्रू है, ठीक है, वाघा बॉर्डर के थ्रू या फिर जो हमारी रोड कनेक्टिविटी है उसी के थ्रू हमारे जो पिलग्रिम्स है वो आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो अगर ये कनेक्टिविटी बनती है, एयर रूट के ऊपर डिस्कशन होता है, रिजल्ट आता है, तो इंडिया और पाकिस्तान के जो रिलेशन है वो काफ़ी बेहतरीन जगह पर हो पाएंगे। यहाँ पर जो मिस्टर वंकवनी हैं, जो पाकिस्तान हिंदू काउंसिल के हेड हैं, उन्होंने ये बोला है कि कुछ जगह जैसे निजामुद्दीन औलिया दरगाह, अजमेर शरीफ, इसमें पाकिस्तानी जो है इस जगह पर विजिट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। तो यहाँ पर उनकी जो भी फ्लाइट्स हैं उनकी कनेक्टिविटी यहाँ से की जाए। इसके अलावा जो हिंदू हैं वो यहाँ की जो भी पिलग्रिम साइट है उसकी विजिट करेंगे, सिख जो हैं वो यहाँ की इंडिया की जो भी पिलग्रिम साइट है उनकी विजिट करेंगे। अब यहाँ पर उन्होंने अपना 4-डे टूर भी डिक्लेयर कर दिया है। उन्होंने ये बोला है कि 4 दिन का टूर होगा जिसमें जयपुर, अजमेर, दिल्ली, आगरा और हरिद्वार जो साइट्स हैं उनके ऊपर विजिट होगी। हालांकि अभी इंडिया की तरफ से ऐसा देखो कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं हुआ है। अगर क्लैरिफिकेशन होता है तो ये विजिट संभव हो सकती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल यहाँ पर पंजाब में इलेक्शन को लेकर के है और NDA जो गवर्नमेंट है
मतलब एक तरीके से एलिशन की जो गवर्नमेंट है, कोalition गवर्नमेंट वहाँ पर बनाने की कोशिश की जा रही है। आपको पता है पंजाब में 117 सीट हैं, जिसमें से जो देखो जब भी कोalition की गवर्नमेंट बनने की कोशिश करती है या मिल करके सीट शेयरिंग जो अरेंजमेंट वहाँ पर देखने को मिलता है, तो वो पार्टीज जो बीजेपी को सपोर्ट वहाँ पर कर रही हैं उन सभी को सीट वहाँ पर अलोकेट करने की कोशिश की जा रही है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी को लेकर के। इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि कोई भी बॉलीवुड जो सॉन्ग्स हैं वो बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी में नहीं बजाई जाएंगी। हाँ, इस साल हम 75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस में एंटर कर चुके हैं और हमारे हर साल जो है रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन का जो एक तरीके से एंडिंग मानी जाती है बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी के साथ में। हर साल 29 जनवरी को विजय चौक पर ये सेरेमनी जो है वो परफॉर्म की जाती है। और इसमें क्या अभी प्रेजेंट टाइम में वैसे भी न्यूज़ में है, इसमें अबाइड विद मी एक हिम जो परफॉर्म किया जाता था उसको नेग्लेक्ट करने की बात की जा रही है कि उसको यहाँ से रिमूव किया जाएगा और उसकी जगह पर कुछ हमारे इंडियन जो ओरिजिन हिम जो है या इंडियन ओरिजिन जो भजन जो हैं वो उसको इसमें इंक्लूड किए जाएंगे। सबसे पहले तो आप बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी को समझिए। ओल्ड टाइम में जब भी वॉर होते थे तो उसमें एक डिसीजन होता था कि पूरे डे टाइम में वॉर लड़ा जाता था, उसके बाद में जब जैसे ही इवनिंग टाइम होता था तो बगलर्स वहाँ पर बजाए जाते थे और उसके बाद में दोनों तरफ की जो आर्मी है वो वापस अपने अपने कैंप में चली जाती थी। मतलब बैटल फील्ड से आर्मी जो है वो पीछे हो जाती थी। इसका मतलब ये था कि सिर्फ डे टाइम में वहाँ पर क्या होगा, वॉर होगा। उसी सेरेमनी को फॉलो किया जा रहा है और हमारे इंडिया में साल में एक बार जब रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन की एंडिंग मानी जाती है 29 जनवरी को, तो इवनिंग टाइम में आप देखना जो हमारा डीडी नेशनल है या फिर इसके अलावा जो भी संसद टीवी है वो डायरेक्ट इसको परफॉर्म करते हैं 29 जनवरी को इवनिंग टाइम में। इस शो को आप जरूर देखना। इसमें क्या होगा कि जो हमारे अलग अलग बैंड होते हैं वो अपनी कुछ ट्यून परफॉर्म करते हैं। जो बैंड है वो चल करके हमारे प्रेसिडेंट की तरफ आते हैं और फिर प्रेसिडेंट उनको वापस जाने के लिए मूव करने के लिए कहते हैं। इससे माना जाता है कि जो हमारा रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन है वो एंडिंग हो रहा है। ओके, तो ये बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी से रिलेटेड अभी हमने कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ देखी। अभी क्या है कि माई गो इंडिया हैंडल पर उनके जो ट्विटर हैंडल है उनके ऊपर प्रैक्टिस सेशन के लेकर के एक वीडियो वायरल हुआ। इस वीडियो में ये देखा जा रहा था कि बॉलीवुड सॉन्ग्स के ऊपर वहाँ पर कुछ डांसिंग परफॉर्मेंस की जा रही थी, लेकिन इस वीडियो के बारे में बाद में क्लियर किया गया कि जो सुबह की एक तरीके से उनकी मॉर्निंग जो सेशन होता है उसको करने से पहले वो अपने आप को वार्म अप करने के लिए ये परफॉर्म कर रहे थे। ये कोई भी हमारी रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन से परफॉर्मेंस रिलेटेड नहीं थी। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ पेज नंबर 2 पर, यहाँ पर दिल्ली सरकार के एक मिनिस्टर ने एक इम्पोर्टेंट बात बोली है। यहाँ देखिए, गोपाल राय, आप मिनिस्टर हैं, दिल्ली सरकार में मिनिस्टर हैं। उन्होंने ये बोला है कि देखो हमारे इंडिपेंडेंस गेन करने में जिन्होंने भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया, जैसे कि मंगल पांडे, बहादुर शाह जफर, तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, इनका नाम इंडिया गेट पर नहीं है। इंडिया गेट को इसलिए बनाया गया था, कॉलोनियल पीरियड में ही इंडिया गेट को बना दिया गया था और इसलिए बनाया गया था जैसे कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, इसके अलावा इंडो अफगान थर्ड वॉर जो हुआ था उसमें, जिसमें इंडियंस ने जिसने भी अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस किया था उन सभी के नाम वहाँ पर लिखे गए हैं। तो आप मिनिस्टर का ये बोलना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को वर्क करना चाहिए, कुछ ऐसा मेमोरियल बनाना चाहिए कि ये पर्सन जिन्होंने हमें इंडिपेंडेंस दिलवाने में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया, इनका नाम तो है ही नहीं वहाँ पे। तो भले ही कॉलोनियल पीरियड में जो अंग्रेज जो है, जो ब्रिटिशर्स जो है, वो इनको अपने अपोजिशन वाले मानते थे, लेकिन हमारे इंडिया के लिए तो ये इंपॉर्टेंट नेम है, इनके नेम वहाँ पर रजिस्टर होने चाहिए। इसके अलावा उन्होंने ये बोला कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो एक ऐसी बिल्डिंग बनाई, एक ऐसा मेमोरियल बनाए जिसमें राष्ट्रपति भवन के सामने मेमोरियल हो और इसमें जो ऐसे मार्टर जो हैं जिन्होंने हमारे इंडिपेंडेंस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया उन सभी का नेम वहाँ पर रजिस्टर होना चाहिए। उसके बाद में क्या हो कि हम जब भी कोई परफॉर्मेंस हो, जब भी हमारे ये देखा जाए कि हमारी इंडिया के लिए किस किस ने सेक्रीफाइस किया, तो इस मेमोरियल पे जाकर के हम अपनी ट्रिब्यूट जो है वो पे कर सके कि इन्हीं की वजह से इंडिया जो है वो आज ए इंडिपेंडेंट कंट्री एंड डेमोक्रेटिक कंट्री के रूप में सिचुएटेड है। मतलब सबसे पूजनीय जो है, सबसे वर्शिप्ड पर्सन जो है, तो वो ये लोग हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी अमर जवान ज्योति को चेंज करके ये कर दिया कि नेशनल वॉर मेमोरियल में जो फ्लेम है उसी में ही अमर जवान ज्योति की जो फ्लेम है उसको मर्ज कर दिया। मर्ज करने का कारण उन्होंने ये बताया कि नेशनल वॉर मेमोरियल को इसलिए बनाया गया था कि इंडिपेंडेंस के बाद में, पोस्ट इंडिपेंडेंस टाइम में जो सोल्जर्स ने हमारे इंडिया को
इंडिया की सिक्योरिटी को या लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस किया है, उन सभी के नेम यहाँ पर रजिस्टर कर रखे हैं। वो सारे वॉर, वो सारे इंडिया के ऑपरेशन जिसमें हमने इंपॉर्टेंट काम किया है, उन सभी के नेम भी यहाँ पर रजिस्टर्ड है। नेशनल वॉर मेमोरियल की अगर हम बात करें तो 2019 में इसको ओपन किया गया था। 4 कंसेंट्रिक सर्किल में या इसको बनाया गया है। तो जो 4 कंसेंट्रिक सर्किल के नेम जो हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उनको आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है कि सबसे पहले कौन सा सर्किल के नेम है, वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, फिर सेकंड सर्किल कौन है, वो किसको रिप्रेजेंट करता है, और लास्ट में जो इटर्नल फ्लेम है उसको किस सर्किल से, 4 सर्किल है ये मैं आपको बता देती हूँ। ये आपको नीचे कॉमेंट बॉक्स में उसके नेम जो हैं वो आपको बताने हैं। अब इसमें जब चेंज किया गया तो अपोजिशन से विरोध भी हुआ कि अमर जवान ज्योति को आपने यहाँ पर क्यों चेंज किया। देखो, गवर्नमेंट ने अपनी बात ये रखी कि नेशनल वॉर मेमोरियल में हमने सारे के सारे सोल्जर, अब तक लगभग अबाउट 26,000 सोल्जर ऐसे हैं जो अपनी जान गंवा चुके हैं इंडिया की सिक्योरिटी के लिए पोस्ट इंडिपेंडेंस टाइम में। तो उन सभी के नेम यहाँ पर रखे गए हैं। अमर जवान ज्योति को भी इसलिए बनाया गया था कि 1971 में जब बांग्लादेश को हमने एज ए इंडिपेंडेंट कंट्री एस्टेब्लिश करने में हेल्प की थी, और उसमें जो भी हमारे सोल्जर्स वहाँ पर शहीद हुए उन सभी को रिप्रेजेंट करने के लिए अमर जवान ज्योति बनाया गया था। 1972 का जो रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन था उस टाइम इसका इनॉग्रेशन होता है, और उसके बाद में यहाँ से हमेशा से रेगुलर एक इटर्नल फ्लेम यहाँ पर जलती रहती है। अब नेशनल वॉर मेमोरियल जब 2019 में इसका इनॉग्रेशन किया गया तो यहाँ भी इस तरीके की इटर्नल फ्लेम जलती है। तो गवर्नमेंट का ये मानना है कि जब दोनों ही चीज़ें एक ही चीज़ को रिप्रेजेंट करती हैं तो फिर अलग अलग जो है इटर्नल फ्लेम क्यों जलाना। इन दोनों को ट्रांसफर इसीलिए कर दिया गया, अमर जवान ज्योति की जो इटर्नल फ्लेम है उसको नेशनल वॉर मेमोरियल में। अमर जवान ज्योति जो है वो जो हमारे अननोन वॉरियर्स हैं उनको डेडिकेटेड था। मतलब यहाँ पर अमर जवान ज्योति के ऊपर अगर आप जाकर के देखोगे तो यहाँ पर किसी भी सोल्जर का नेम नहीं लिखा हुआ है, इसलिए गवर्नमेंट ने बोला कि यहाँ पर हमने नेम भी लिख रखा है। और 2019 के बाद में जब भी कभी ट्रिब्यूट की बात आती है या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जो सेलिब्रेट की जाती है जैसे आर्मी डे सेलिब्रेट की जाते हैं तो यहाँ पर इसी नेशनल वॉर मेमोरियल में ही ट्रिब्यूट पे की जाती है, इसीलिए ये ट्रांसफ़र किया गया है। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ यहाँ देखिए, पेज नंबर 6 पर एडिटोरियल पेज पर यहाँ पर जो फर्स्ट आर्टिकल है वो हमने कल देखा था कि इंसाकोग एक कंसोर्टियम है हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री का, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का, एंड 36 to 38 जो लेबोरेटरीज हैं उनका कंसोर्टियम है, ताकि कोविड की जो सेकेंड वेव है उसको हम इजी रीच कर सके और पता लगा सके कि उसकी वजह से क्या क्या जो भी रिजल्ट सामने आ रहे हैं। अब इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि इंसाकोग ने ये बोला है कि ओमिक्रॉन कोविड का जो नया वेरिएंट अगर इस टाइम अगर हम देखें तो हमारे इंडिया में जो कम्युनिटी ट्रांसमिशन है वो हो चुका है। कम्युनिटी ट्रांसमिशन ये होता है कि जहाँ पर इन्फेक्शन का सोर्स क्या रहा उसको ट्रेस ही ना किया जा सके, मतलब किसकी वजह से कौन इन्फेक्ट हो रहा है जब ये नहीं पता चले तो उसको बोलते हैं कम्युनिटी ट्रांसमिशन। ओके, हालांकि इंडिया में ये बोला जा रहा है कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन हो चुका है, ओमिक्रॉन नया वेरिएंट इस टाइम स्प्रेड हो रहा है, लेकिन ये बोल रहे हैं कि ओमिक्रॉन जो है माइल्ड है। लेकिन इस आर्टिकल में ये बोला गया है कि देखो सभी के लिए माइल्ड नहीं है ओमिक्रॉन, हमें जो भी कोविड की जो भी गाइडलाइंस हैं उन सभी को फॉलो करना चाहिए। स्पेसिफिक हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको इस तरीके से डेवलप करना चाहिए कि कोविड की सेकेंड वेव की तरह अगर हमें हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की एक लार्ज वे में ज़रूरत पड़े तो हमारे पास में सारी की सारी बेसिक फाउंडेशन ज़रूरतें कंप्लीट हो सके। सेकेंड वेव में हमने देखा था कि हमारे यहाँ पर जो बेड्स हैं इसके अलावा ऑक्सीजन की काफ़ी ज़्यादा कमी हुई थी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, अभी हमें पता है कि 1 Feb को हमारा जो बजट है वो प्रेजेंट होगा, तो यहाँ पर ज़्यादातर आप देख रहे होंगे इंडियन एक्सप्रेस और जो द हिंदू में एडिटोरियल पेज पर एक तरीके से सजेशन यहाँ पर दिए जाते हैं कि किन किन पॉइंट्स के ऊपर हमारी जो गवर्नमेंट है वो फोकस कर सकती है। जैसे कि अभी हमने कुछ टाइम पहले ये देखा था कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसके ऊपर फोकस करना चाहिए। एजुकेशन सेक्टर काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हुआ है, उसके ऊपर गवर्नमेंट को अपना जो भी प्रमोशन है, जो भी अपना पार्ट है कि कितना % जो है वो खर्च किया जाएगा एजुकेशन के ऊपर, उसको इंक्रीज करने की ज़रूरत है। और यहाँ पर आज के इस आर्टिकल में बोला गया है कि मैक्रो इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी जो है उसको डील करने के लिए हमारा बजट प्रिपेयर होना चाहिए। अभी देखो 1 Feb को जब रिजल्ट आएगा तभी पता चलेगा कि कितना पार्ट जो है बजट का कितना पार्ट जो है वो किस सेक्टर को अलॉट किया गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल पेज नंबर 7 पर, यहाँ पर जो फर्स्ट आर्टिकल है इसमें बताया गया है कि इंडिया को एक नेशनल विजन की ज़रूरत है।
इसमें शुरुआत में उन्होंने इस तरीके से बताया कि 1892 में यूएस नेवल वॉर कॉलेज में एक बात बोली गई थी कि हर चीज़ को लेकर के एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए। मतलब हम जो भी परफॉर्म करें उसके लिए पहले एक प्रिपेयर होना चाहिए, एक माइंड मैप क्लियर होना चाहिए कि इस तरीके से हम जो है वो अपने आप को ओवरकम करेंगे। प्रेजेंट टाइम में अगर हम देखें तो इंडिया को भी इसी तरीके की एक अनाउंसमेंट की ज़रूरत है कि वेरियस सेक्टर में जो हमारा नेशनल विजन है वो क्लियर होना चाहिए। ओके, अब यहाँ पर चाइना से हम लेसन सीख सकते हैं। चाइना ने 2015 में उन्होंने डिक्लेयर कर लिया था कि किस तरीके से उनको काम करना है। उन्होंने 2025 का टारगेट लिया था कि मेड इन चाइना जो है वो हमारा टारगेट है। मतलब 10 साल का उन्होंने टारगेट लिया कि हर इंडस्ट्री जो है उसमें हम इतना अच्छा परफॉर्म करेंगे कि मेड इन चाइना 2025 तक जा करके हम सारे के सारे जो प्रोडक्ट हैं वो चाइना के ही यूज़ करेंगे। इसके अलावा उन्होंने ये भी डिसाइड किया कि जो भी डिपेंडेंसी है हमारे हाईटेक टेक्नोलॉजी के ऊपर में या किसी और एरिया के रूप में, उन सभी में हम फॉरेन टेक्नोलॉजी के ऊपर जो हमारी डिपेंडेंसी है उसको कम करेंगे। ठीक है, रिड्यूस करेंगे। वो टारगेट उन्होंने लिया था कि 2025 तक हम 70% तक सेल्फ सफिशिएंट रहेंगे। ओके, और 2049 जो है उसमें ग्लोबली लेवल पर उन्होंने डोमिनेट किया कि हम कंप्लीटली एक टारगेट अचीव करेंगे कि चाइना जो है वो अपने आप के ऊपर डोमिनेंट रह सके, मतलब बाहर से हमें किसी भी चीज़ की ज़रूरत ना हो। ये जो 2049 जो है वो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का सेंटेनरी ईयर होगा, मींस 100 ईयर्स इसमें कंप्लीट किए जाएंगे। चाइना ने 2019 में डिफेंस वाइट पेपर स्टेटेड उन्होंने किया कि 2035 तक जो आर्म्ड फोर्सेस हैं उनको हम मॉडर्नाइजेशन ऑफ नेशनल डिफेंस एंड मिलिट्री में कंप्लीट करेंगे। मतलब मॉडर्नाइजेशन वाले जो सारे वेपन्स हैं वो हमारे डिफेंस के पास में होंगे। और 2019 तक हम क्या करेंगे, फुल्ली ट्रांसफॉर्म द पीपल आर्म्ड फोर्सेस इनटू वर्ल्ड क्लास फोर्सेज, वर्ल्ड क्लास फोर्सेज में जाकर के अपने आप को ट्रांसफर कर लेंगे। ओके, मतलब ये उन्होंने अपना एक टारगेट रखा है। टारगेट इसलिए रखा है कि 2049 तक वो क्या करेंगे, चाइना का गोल ये है कि मॉडर्न सोशलिस्ट सोसाइटी के रूप में वो अपने आप को डेवलप कर सके, अपने आप को एस्टेब्लिश कर सके। ये उनका लास्ट विजन है, मतलब ये बिग विजन है। और सेम उसी तरीके से आप देख लीजिए, यूपीएससी क्रैक करना आपका विजन है या स्टेट पीसीएस या कोई भी एग्जाम जिसकी भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो वो एग्जाम क्रैक करना आपका ड्रीम है। उस ड्रीम को क्रैक करने के लिए आप अपने टारगेट्स बनाते हो और टारगेट्स को फिर आप छोटे छोटे टुकड़ों में, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करते हो ताकि इजीली आप उनको अचीव भी कर पाओ और इजीली जो अपना बिग टारगेट है उसको क्रैक भी कर पाओ। सेम इसी तरीके से चाइना का मेन टारगेट ये है कि 2049 तक हम मॉडर्न सोशलिस्ट सोसाइटी के रूप में चाइना को डेवलप करें, चाइना को एस्टेब्लिश करें। और उसी के बेसिस पर उन्होंने हर सेक्टर के लिए अपने जो टारगेट्स हैं वो टाइम बाउंड करके डिसाइड किए हैं। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो यूएसएसआर की बात की गई है कि यूएसएसआर ने 1960 के अर्ली में ये बोला था कि 1961 तक, ठीक है, मतलब उन्होंने बोला था कि इस डेकेड के लास्ट तक हम क्या करेंगे कि जो भी हमारे एक्सप्लोरेशन है सिक्योरिटी स्ट्रेटजी के बेसिस पर या डिफेंस रिव्यू के बेसिस पर उन्होंने एक विजन डॉक्यूमेंट पब्लिश किया था कि यूएसएसआर इन स्पेस एक्सप्लोरेशन इन द 1950 एंड अर्ली 1960। यूएस प्रेसिडेंट जॉन F. Kennedy enunciated in May 1960 the American vision to put a man on the moon by the end of the decade. ओके, 10 ईयर का उन्होंने अपने आप को फ्रेम दिया और अपने आप को इस तरीके के लिए प्रिपेयर किया। इंडिया ने 2018 अगस्त 2018 में ये बोला था कि 2022 तक हम अपने स्पेस में जो एस्ट्रोनॉट्स हैं उसको भेजने का उन्होंने टारगेट रखा था। लेकिन 2021 में इंडिया ने क्या टारगेट अचीव किया, सिर्फ 2 स्पेस जो है वो हमने सैटेलाइट जो है लॉन्च की, जिसमें एक तो फेल हो गया। लेकिन चाइना ने वर्ल्ड रिकॉर्ड 47 सैटेलाइट जो है उनको लॉन्च किया है। तो इंडिया को चाइना से सीखना चाहिए। जो भी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1980s में अगर हम देखें तो इंडिया और चाइना की जो जीडीपी है वो लगभग बराबर थी, लेकिन आज प्रेजेंट टाइम में देखें तो इंडिया से कई गुना ज़्यादा जो है वहाँ की जीडीपी हो चुकी है। तो इसके लिए हमें भी, इंडिया को भी अपने जो विजन है वो हर सेक्टर में प्रिपेयर करने होंगे। चाहे आप किसी भी सेक्टर में ले लीजिए, स्मॉल से स्मॉल सेक्टर एंड लार्ज से लार्ज सेक्टर को एक कोऑपरेशन के थ्रू उन सभी के टारगेट डिसाइड करें टाइम बाउंड एरिया में और फिर उन सभी को हम इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें।
यहाँ पर जो 3 स्टेप प्रोसेस इस आर्टिकल में बताया गया है कि अगर इसी तरीके से अनप्लान्ड मैनर में हम चलते रहे तो हम क्या होगा, ऐसे टाइम आएगा कि हम सिर्फ और सिर्फ जुगाड़ बिठाते रहेंगे, मतलब हमारे पास में एक बेसिक लेवल पर कोई भी ऐसा डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। ओके, अब यहाँ पर कुछ अटैक की बात की गई है कि इसमें जब भी हमारे यहाँ पर कुछ इमरजेंसी होती है विदाउट एक्सेप्शन, तो हम क्या करते हैं, हाई पावर्ड जो टीम है उसको इमरजेंसी परचेजेस करने लग जाते हैं आर्म्ड के एंड एम्यूनिशन के। ये हमें सिखाते हैं कि हमारे पास में जो नेशनल विजन है वो है ही नहीं भाई, भले ही आपके पास अटैक हुआ लेकिन अटैक के टाइम ही सिर्फ आप जो भी अपने वेपन है उनको खरीदने की कोशिश करने लग जाते हो कि हमें हाई लेवल के वेपन चाहिए, और उसके बाद में सब भूल जाते हो। ये चीज़ शो करती है कि नेशनल विजन की जो हमारे इंडिया में कमी है। अब इन सभी चीज़ों को हम कुछ प्रोसेस के बेसिस पर इसको सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमें जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं उनके थ्रू एक ड्राफ्ट तैयार करवाना चाहिए, एक एडुकेट टाइम उनको देना चाहिए। उनको बोला जाना चाहिए कि आप एक ड्राफ्ट तैयार करो, नेशनल विजन डॉक्यूमेंट जो है उसको ड्राफ्ट करो। ओके, अब इस ड्राफ्ट के लिए भी जो एक्सपर्ट्स हैं उनको टाइम देना, ऐसा नहीं है कि 1 मंथ का टाइम दिया गया और उसमें बोला गया कि इसमें आप इसको जो ड्राफ्ट है उसको प्रिपेयर करो। उसमें टाइम दो, उसमें वो हर पॉइंट को व्यू करे और उसके बेसिस पर उस जो ड्राफ्ट है उसको प्रिपेयर किया जाए। जब एक बार विजन हमारा क्लियर हो जाए, ड्राफ्ट क्लियर हो जाए, उसके बाद में द विजन शुड बी पुट through an economic technology analysis grinder to ensure that it is a realistic national dream। उसके बाद में ये क्लियर होना चाहिए कि भाई नेशनल रियलिस्टिक ड्रीम है या नहीं है। अब ये नहीं है कि 10 ईयर्स का टारगेट ले लिया और बोल दें कि नहीं हम नेट जीरो एमिशन डिक्लेयर कर देंगे, वो नहीं हो सकता, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में आपके ऊपर कार्बन के ऊपर आपकी इतनी डिपेंडेंसी है कि उसको अगर कोल के ऊपर आपकी इतनी डिपेंडेंसी है कि अगर आप उसको हटाने की कोशिश भी करोगे तब भी आपको एक लंबा प्रोसीजर लगेगा। ओके, तो टारगेट ऐसे हूँ जो रियलिस्टिक हूँ, और जब प्लान बन गया, जो एक ड्राफ्ट है वो तैयार हो गया, रियलिस्टिक जो टारगेट्स हैं वो तैयार हुए हैं, उसके बाद में क्या करना चाहिए कि हमें अपने गवर्नमेंट लेवल पर और एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर जो भी हमारे एक्सपर्ट्स हैं उनकी बॉडी के द्वारा इसको इम्प्लीमेंट करवानी चाहिए। मतलब एक एक्सपर्ट्स की बॉडी, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाना चाहिए और फिर उसको हर लेवल पर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करनी चाहिए। इस तरीके से जब इंडिया का नेशनल विजन होगा तो हम बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व कर पाएंगे। यहाँ पर जो आर्टिकल है वो एजुकेशन को लेकर के है। वैसे एजुकेशन को लेकर के हम बहुत सारे आर्टिकल डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन इसमें राइटर प्रेजेंट टाइम में जो सिचुएशन है उनको लेकर के उन्होंने बोला है कि कोविड की वजह से दोबारा से हम देख रहे हैं कि जो स्कूल है वो दोबारा से बंद की गई हैं। काफ़ी लंबे टाइम से स्कूल बंद रही और दोबारा से जैसे ही ओमिक्रॉन न्यू वेरिएंट देखने को मिला स्कूल बंद कर दी गई, और उसका कारण ये बताया गया कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा क्राउड रहती है। राइटर ये बोलते हैं कि इंडिया का कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पर क्राउड नहीं है। आप किसी भी जाकर देख लीजिए, आप स्ट्रीट मिनिमम से मिनिमम स्ट्रीट में जाकर देख लीजिए, वहाँ भी आपको क्राउड मिल जाएगी। कोई भी शॉप देख लीजिए, मॉल देख लीजिए, आप मार्केट देख लीजिए, सभी जगह क्राउड है। इसका एक कारण ये भी बताया जाता है कि देखो स्कूल से जो स्टूडेंट हैं अगर वो इस तरीके का इन्फेक्शन घर लेकर के जाते हैं तो उनके घर में अगर सीनियर सिटीजन है, एल्डर सिटीजन है, तो उनको काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिलता है। ओके, ये जो राइटर हैं इन्होंने इस आर्टिकल में बताया है कि हमारे पूरे वर्ल्ड में कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जिन्होंने कोविड के टाइम में भी जो अपने स्कूल हैं उनको बंद नहीं किया, क्योंकि ये माना जाता है कि जो छोटे चिल्ड्रन हैं, स्मॉल चिल्ड्रन हैं, उनमें इस तरीके का जो सर्कुलेशन है, ट्रांसमिशन जो है वो काफ़ी कम देखने को मिलता है। इसके अलावा हमें पता है कि ओमिक्रॉन जो है वो तो एक माइल्ड वेरिएंट माना जा रहा है, तो अगर कोविड की गाइडलाइंस को हम फॉलो करें तो इस इशू को हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा जो राइटर है उनका ये भी मानना है कि देखो, राइटर ने ये भी बोला है कि जो हमें एजुकेशन है, एजुकेशन के बारे में हमने देखा कि कोविड के टाइम में हम जो स्कूल है उनको ऑनलाइन ट्रांसफ़र किया। सभी को पता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर की काफ़ी ज़्यादा कमी रही हमारे पास में, हमें पता ही नहीं था कि हमें इस तरीके से अपने आप को ट्रांसफ़र करना होगा, और इस तरीके से हमने अपने आप को प्रिपेयर ही नहीं किया था, जिसकी वजह से जो एजुकेशन में काफ़ी ज़्यादा गैप क्लियर हुआ है। और गैप को फिल करने के लिए हमें क्या होगा, स्पेशल फोकस करना होगा, उस एरिया के ऊपर स्पेशल ध्यान देना होगा। अब यहाँ पर ना सिर्फ एजुकेशन में कमी आई है, दूसरा क्या है कि गवर्नमेंट स्कूल्स बंद सी, बहुत सारे जो मिड डे मील स्कीम जो है वो बंद कर दी गई, जिसकी
जिसकी वजह से माल न्यूट्रिशन जो इशू है वो भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला है, क्योंकि जो हाउसेज हैं, जो हाउस होल्ड है, उनकी अर्निंग कम हो गई। कोविड की वजह से बहुत सारे लोगों की जो लाइवलीहुड अर्निंग जो है, जो उनकी जॉब है वो चली गई, जिसकी वजह से जो घर है, हाउस जो है, वहाँ पर जो भी बेसिक फाउंडेशन चीज़ों की ज़रूरत होती है या फिर जो भी न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है उसकी कमी हुई। और स्कूल में मिड डे मील स्कूल स्कीम बंद हो गई, क्योंकि कोविड की वजह से स्कूल बंद थी, जिसकी वजह से माल न्यूट्रिशन का भी इश्यू काफ़ी ज़्यादा सामने आया है। तो स्कूल क्लोजर होने की वजह से जो डिवास्टेटिंग इम्पैक्ट देखने को मिला है, इसकी वजह से आने वाले टाइम में हम इसके जो रिजल्ट हैं वो देखने को मिलेंगे। गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, ऐसा इंटीग्रेटेड तरीके से कोशिश करनी चाहिए कि जो स्कूल्स हैं उनको बंद ना किया जा सके, वहाँ पर रेगुलर स्टडी भी हो, क्योंकि स्टडी में जो गैप आया है उसको फिल करने के लिए भी हमें कुछ एक्स्ट्रा पुशअप देना होगा। इसके अलावा जो माल न्यूट्रिशन के जो इश्यू देखने को मिल रहे हैं, इन सभी को कोऑपरेशन के साथ में सॉल्व किया जाए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल देखो, पेज नंबर 7 पर ही यहाँ पर उत्तर प्रदेश से रिलेटेड कुछ डाटा है। हमें पता है कि उत्तर प्रदेश में अभी इलेक्शन होने वाले हैं और यहाँ पर इसमें शो कर रखा है कि किसी भी एरिया में आप यूपी की अगर रैंक की बात करोगे, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में अगर हम बात करें तो इंडिया के स्टेट और यूटी में जो सेकंड लोवेस्ट रैंक आती है यूपी स्टेट की। इसके अलावा अगर हम बात करें किसी भी एरिया में आप बात कर लीजिए, ये जो स्टेट है वो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, ये सारे जो हेल्थ इंडिकेटर्स हैं इनमें भी काफ़ी लो इनकी रैंक आती है। तो ऐसे कुछ फीचर्स यहाँ पर जो भी गवर्नमेंट बने उनको क्या कोशिश करनी चाहिए कि यहाँ के लोगों की जो इनकम है, क्योंकि अगर हम पर कैपिटा जीडीपी में देखें तो यहाँ पर लोवेस्ट इनका इंक्लूजन है। इसके अलावा पॉवर्टी रेट में भी देखें तो इसके कुछ ऐसे फीचर्स यहाँ पर शो होते हैं जिससे ये लगता है कि यहाँ पर पॉवर्टी रेट में भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ की पॉपुलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा बिलो एग्जिस्ट करती है। काम क्या करना है, काम ये करना है कि जो भी यहाँ पर गवर्नमेंट बने उन सबको इन सभी पॉइंट्स के ऊपर, जैसे एजुकेशन पॉइंट्स के ऊपर या इसके अलावा जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उन पॉइंट के ऊपर, जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हैं उनके सारे जो भी प्रोविजंस हैं उन सभी इंडिकेटर्स के ऊपर वर्क अच्छे से करना चाहिए, तभी जो यूपी है वो अच्छी जगह स्टैंड कर पाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ यहाँ देखिए, पेज नंबर 8 पर यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। कल हमने एक सर्वे देखा था, ICE सर्वे 360, ओके। यहाँ देखिए, पीपल्स रिसर्च ऑन इंडियाज कंज्यूमर इकोनॉमी प्राइस जो सर्वे हुआ, प्राइस 360 सर्वे, इसमें ये बोला गया है कि कोविड की वजह से जो इकोनॉमिक जो है वो एक तरीके से अलग शेप में रिकवर हुई है। इस चीज़ को हम इस तरीके से समझेंगे। ये जो सर्वे हुआ इसमें बोला गया कि जो हमारी इकोनॉमी है उसमें के सेप रिकवरी देखने को मिली है। मतलब कोविड से पहले जो हमारी इकोनॉमी है वो रेगुलर चल रही थी, लेकिन कोविड के बाद में हमने ये देखा कि जो हमारी इकोनॉमी है वो डिग्रेड हुई थी, मतलब डिक्रीज हुई थी। उसके बाद में जब कोविड ईयर में दोबारा से जब हमारी इकोनॉमी बूस्टअप हुई, हमने बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स भी डिस्कस किए थे कि टाइम के साथ में इकोनॉमी जो है रिकवर हो रही है। लेकिन इस सर्वे में ये पाया गया है कि जो इकोनॉमी है वो के शेप में रिकवर हुई है। मतलब जो वेल्दियर पर्सन थे उनकी जो भी इनकम है वो टाइम के साथ में इंक्रीज हुई कोविड टाइम में, और जो भी पुअरर पर्सन थे उनकी टाइम के साथ में जो इनकम है वो काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज हुई। अब यहाँ पर देखो आप, जो वेल्दियर पर्सन है और जो पुअरर पर्सन है उनके बीच में जो गैप है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गया है। तो यहाँ पर ये जो आर्टिकल है इसमें राहुल गांधी ने एक इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट दिया है कि जो हमारी गवर्नमेंट है उनको इस के सेप रिकवरी के अकॉर्डिंग, के सेप जो इकोनॉमिक रिकवरी हुई है उसी के अकॉर्डिंग अपनी जो भी स्ट्रेटजीज है उनको प्रिपेयर करना चाहिए, ताकि ये जो गैप क्रिएट हुआ है उस गैप को इजीली फिल किया जा सके। इस आर्टिकल में ये भी बोला गया है कि ये जो भी प्रेजेंट टाइम में हमने पेंडेमिक देखा, ये इकोनॉमिक एपिडेमिक के रूप में सामने आया है। जो मिडिल क्लास है उन्होंने इसको इकोनॉमिक एपिडेमिक के रूप में फेस किया है। तो देखो, ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट हो गया कि मिडिल क्लास इकोनॉमिक एपिडेमिक के रूप में इसको फेस किया है। तो आप इसमें बताइए कि किस किस तरीके से उन्होंने फेस किया। तो आप बता सकते हो कि जो भी उनकी लाइवलीहुड अर्निंग्स जो थी वो सब कम हो गई। हमने देखा है कि बहुत सारे डाटा हमने डिस्कस किए हैं कि जॉब में अगर हम देखें तो काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज देखने को मिला। इसके अलावा यहाँ पर इकोनॉमी से रिलेटेड डाटा है कि 20% जो हमारी पॉपुलेशन है पुअरेस्ट, उनकी जो भी इनकम है उसमें 52
2.6% तक का डिक्लाइन हुआ उनकी इनकम में, एंड लोअर मिडिल क्लास में अगर हम देखें तो 32.4% का डिक्रीज देखने को मिला। लेकिन जो रिचेस्ट पर्सन है 20%, उनमें 39% तक उनकी इनकम जो है वो हाइक हुई है, इंक्रीज हुई है। इसकी वजह से जो वास्ट गैप क्रिएट हुआ है, अब इन डाटा को आप यूज कर सकते हो अपने आंसर राइटिंग में, और उसके बेसिस पर ये जो टर्म है इसको ईजिली क्लेरिफाई कर सकते हो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, यहाँ पर वेस्ट बंगाल का हमने देखा, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु और केरला जो स्टेट हैं उनके जो टैब्लू हमारे यहाँ पर रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन पर परफॉर्म करने वाले थे तो उनको रिजेक्ट कर दिया गया था। आपको पता है कि टैब्लू का जो सिलेक्शन है वो एक एक्सपर्ट कमेटी के द्वारा किया जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एक एक्सपर्ट कमेटी बनाती है और वो जो एक्सपर्ट कमेटी है वो टैब्लू का डिसीजन लेती है। इन स्टेट्स को रिजेक्ट इसलिए कर दिया गया कि गवर्नमेंट ने ये बोला कि हमारे पास में टाइम भी कम है और जो स्पेस है वो भी कम है, जिसकी वजह से हमने 21 जो टैब्लू हैं उन्हीं को सिलेक्ट किया है। गवर्नमेंट ने ये भी बोला कि ऐसा नहीं बोल सकते कि जब हमने जो हमारी नॉर्मल परफॉर्मेंस होती थी प्री कोविड टाइम में, तो उस टाइम हमने इन स्टेट्स के टैब्लू को कभी भी परफॉर्म नहीं करने दिया। टाइम टू टाइम इन स्टेट्स के जो टैब्लू हैं वो परफॉर्म किए हैं। अब यहाँ पर प्रेजेंट टाइम में 21 टैब्लू को इंक्लूड किया गया है, जिसमें से 12 जो है वो स्टेट और यूटी को रिप्रेजेंट करेंगे और 9 जो हैं वो हमारे अदर ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करेंगे। तो 26 जनवरी को जब रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन हो तो आप सभी को व्यू करना है और उसके बेसिस पर पता लगाना है कि किस स्टेट ने कौन से इंसिडेंट को रिप्रेजेंट किया है। हम टू टाइम जो भी न्यूज़ में रहता है जिस भी स्टेट के बारे में बताया जाता है तो उसको हम बताने की कोशिश करते हैं कि इस स्टेट में इस इंसिडेंट को हम शो करेंगे। जैसे कल हमने व्यू किया था कि गुजरात जो स्टेट है वो 1922 में एक मैस्कर वहाँ पर होता है, वहाँ के जो ट्राइबल भील कम्युनिटी जो है उसके ऊपर अटैक किया जाता है। तो उस मैस्कर को, जो जलियांवाला बाग से भी ज़्यादा डेंजरस मैस्कर था, उसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेगा गुजरात स्टेट। यहाँ पर जो आर्टिकल है, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने जो हमारे चिल्ड्रन हैं उनको एक तरीके से एड्रेस किया। जो राष्ट्रीय बाल पुरस्कार हैं वो दिए गए, तो इसके बेसिस पर उन्होंने ये बोला कि आप हमारे यूथ हो, हमारा फ्यूचर हो हमारे इंडिया का। तो बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप अपनी लाइफ में इंक्लूड करके हमारी जो हेरिटेज है, हमारा जो कल्चर है उसको आगे बढ़ा सकते हो। उन्होंने ये बोला कि गुरु गोविंद सिंह के जो बेटे थे उन्होंने अपनी लाइफ को बहुत छोटी एज में ही इस कंट्री के लिए सेक्रीफाइस कर दिया था। उनके जो भी उनके आइडियल्स थे उनको आप फॉलो कर सकते हो। इसके अलावा नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिनका हमेशा से मोटो रहा नेशन फर्स्ट, इन सारे आइडियल्स को आप अपनी लाइफ में इंक्लूड कर सकते हो। 29 चिल्ड्रन को ये प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया गया उनकी एक्सेप्शनल अचीवमेंट्स के लिए, इनोवेशन, सोशल साइंस, एजुकेशन, स्पोर्ट्स, आर्ट्स, कल्चर, इन सारे एरिया में। एंड इसके अलावा डेमोन्स्ट्रेटिव ब्रेवरी, इन सभी के लिए ये जो अवार्ड जो है वो दिया जाता है। डिजिटल सर्टिफिकेट उनको दिया गया है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए। इंपॉर्टेंट टर्म है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी होती क्या है। इसके अलावा 1 लाख का उनको प्राइज भी दिया गया है। मिस्टर मोदी ने एक बात उन्होंने ये बोली कि आप जिन भी लोगों ने हमारी सिविलाइजेशन के लिए, कल्चर, फेथ और रिलीजन के लिए अपना सेक्रीफाइस किया है वो इनकम्पेरेबल है, उनको आप किसी से भी तुलना नहीं कर सकते हो। यहाँ पर उन्होंने अलग अलग जो भी हमारे इंडिया के नेशनल हीरोज़ रहे हैं उनके अचीवमेंट्स की बात की। इसके अलावा उन्होंने बोला कि वोकल फॉर लोकल, इस मैसेज को देने की भी कोशिश की चिल्ड्रन को कि हमारे लोकल एरिया में जो भी आप डेली यूज़ में सामान यूज़ करते हो उसके लिए आप अपने लोकल एरिया में जो भी ऐसे प्रोडक्ट्स हैं उन सभी का नेम लिखिए और उन्हीं को अपनी लाइफ में इंसर्ट कीजिए। इससे क्या होगा कि जब आप उसको यूज़ करना स्टार्ट करेंगे तो उसका प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, और प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो डिपेंडेंसी, जो हम फॉरेनर प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं उनके ऊपर हमारी डिपेंडेंसी कम होगी, और जब हमारे इंडिया के लोकल प्रोडक्ट इंक्रीज होंगे तो सेल्फ सफिशिएंट इंडिया जो है उसमें काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ेगा, मतलब हम आत्मनिर्भर ईजिली बन पाएंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ यहाँ देखिए, एक सेकेंड, देखो मैरिटल रेप को लेकर के जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में एक बात बोली है कि देखो ये जो इशू है इसको आप एक दिन में सोल्व नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि आप आए और इसके ऊपर जो प्रोविजंस है उनको लिख करके आपने राइट डाउन करके एक कोई एक्ट या बिल पास करवा दिया। इसको लेकर के एक तरीके से माइक्रो लेवल पर हम जा करके इसको व्यू करेंगे कि कौन कौन से इश्यूज हैं, क्योंकि इसमें ये जो मैरिटल रेप जो है इस टर्म में एक फैमिली भी इंक्लूड होती है, तो हर पॉइंट को इसमें रखा जाएगा। वीमेन को लेकर के जो भी इश्यूज हैं उन सभी को इसमें सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी, लेकिन अब इमीडिएटली इसके ऊपर रिस्पॉन्ड
नहीं किया जा सकता है। हालांकि देयर इज़ नो इमिनेंट थ्रेट, ये सॉलिसिटर जनरल जो है उन्होंने ये इंपॉर्टेंट बात बोली है कि इमीडिएटली इसके ऊपर हम रिस्पॉन्स नहीं दे सकते, लेकिन एक प्रोसीजर के तहत इस टर्म को अच्छे से, इससे रिलेटेड जो भी बेसिक प्रोविजन है उन सभी को इंक्लूड करके इसको सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल फॉरेन पेज से, यहाँ पर जो फर्स्ट आर्टिकल है वो तालिबान को लेकर के है। तालिबान को हमने देखा कि तालिबान के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो नॉर्वे कंट्री में गए और वहाँ पर ओस्लो डिस्कशन हुआ, ओस्लो मीटिंग हुई। इसमें तालिबान ने ये बोला है कि ये जो मीटिंग है वो सक्सेसफुल रही। बहुत सारे पॉइंट्स के ऊपर हमने डिस्कशन किया। नॉर्वे जो कंट्री है उन्होंने ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस जो अफगानिस्तान में चल रहा है, इसके अलावा वहाँ पर अगर हम देखें तो हंगर बहुत बड़ा इशू बनता जा रहा है, इन सभी को सॉल्व करने के लिए कुछ पॉइंट्स के ऊपर यहाँ पर बात हुई। ओके, पहली बार ऐसा हुआ है कि तालिबान को एज ए रिप्रेजेंटेटिव कहीं पर बुलाया गया है और डिस्कशन के लिए वहाँ पर बातें रखी गई हैं। इससे ये लगता है कि जल्द ही जो अफगानिस्तान में जो भी इशू है ह्यूमैनिटेरियन, हेल्थ एंड एजुकेशन सेक्टर को लेकर के, उनमें जल्द ही अफगानिस्तान को सपोर्ट मिलेगा। अफगानिस्तान में जो तालिबान रिप्रेजेंटेटिव यहाँ से ओस्लो की विजिट पर गए, वहाँ पर उन्होंने कई कंट्रीज़ की जो डिप्लोमेट्स हैं, जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं, फॉरेन डिप्लोमेट्स हैं, उन सभी के साथ में भी यहाँ पर डिस्कशन किया। यूएस, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, इटली, यूरोपियन यूनियन एंड नॉर्वे, इनके जो भी रिप्रेजेंटेटिव हैं उन सभी के साथ में उन्होंने यहाँ पर टॉक्स की। यहाँ पर जो आर्टिकल है वो रशिया और यूक्रेन के इशू को लेकर के है। इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि देखो, रशिया और यूक्रेन के बीच में आप सभी को पता है कि रेगुलर इशू चल रहा है। जो यूएस कंट्रीज़ हैं, इसके अलावा यूएस जो है और नाटो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ईस्टर्न यूरोप में प्लेन, शिप और जो भी मिलिट्री वॉरफेयर हैं वो सभी को यहाँ पर सेंड करने की कोशिश की जा रही है। यूएस, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया ने अपने डिप्लोमेट्स को ये बोल दिया है कि यूक्रेन में जो भी आपकी फैमिलीज़ हैं उनको आप वापस अपने कंट्री में सेंड कर दीजिए। ये जो पॉइंट्स हैं इनके बेसिस पर ये लगता है कि ये इशू जो है वो कुछ मतलब जो कन्फ्लिक्ट जो है वो वॉर में कन्वर्ट हो सकता है। आप सभी को पता है, अगर हम यूक्रेन और रशिया के इशू को शो करें तो यूक्रेन जो है वो पहले यूएसएसआर का पार्ट था, लेकिन बाद में एज ए इंडिपेंडेंट कंट्री जब वो एग्जिस्ट करता है तो उसके बाद में वो अपना जो इन्फ्लुएंस है वो नाटो कंट्रीज़ की तरफ इंक्रीज करने की कोशिश करता है। और यूएस जो है वो भी चाहता है कि यूक्रेन को नाटो ऑर्गेनाइजेशन में हम इंक्लूड करें ताकि रशिया जो है प्रेजेंट टाइम में एक बिग कंट्री है उसको काउंटर किया जा सके। और इसीलिए अभी कुछ टाइम पहले स्टेटमेंट आता है कि यूक्रेन को नाटो ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बनाया जाएगा। इसी को लेकर के एक क्लैश क्रिएट हो रहा है क्योंकि रशिया ये चाहता है कि नाटो ऑर्गेनाइजेशन मीन्स यूएस जो है वो रशिया के बॉर्डर वाले एरिया तक अपनी एनक्रोच जो है उसको इंक्रीज ना कर सके। इसी को लेकर के ये इशू है। यूएस की तरफ से कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं है कि हम अपने नाटो ऑर्गेनाइजेशन का एक्सपेंड नहीं करेंगे। नाटो ऑर्गेनाइजेशन बनाया है ही इसलिए गया था कि यूएसएसआर जो एक जिसका डिसइंटीग्रेशन हो गया 1991 में, उससे पहले यूएसएसआर को काउंटर करने के लिए। लेकिन यूएसएसआर का जैसे ही डिसइंटीग्रेशन हुआ था, नाटो ऑर्गेनाइजेशन भी एक तरीके से डोरमेंट स्टेज में चला गया था, लेकिन कुछ टाइम के बाद में दोबारा से इसको रिवाइवल करने की कोशिश की जा रही थी और इसी को लेकर के एक क्राइसिस देखने को मिल रहा है। तो ये आज का हमारा डिस्कशन था। द हिंदू की कई इंपॉर्टेंट न्यूज़ को हमने डिस्कस किया। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।